हाँ सर स्टार्ट। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज की हमारी जो यूनिट रहेगी वो है प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्यकी। प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्यकी के टॉपिक के बारे में आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखिए। ये कुछ थोड़ा सा पार्ट है, जैसे जल संबंध का टॉपिक कहते हैं इसको। इस जल संबंध के अंदर ज्यादा हमें थ्योरी नहीं करनी। इसमें जो थ्योरम दी हुई है, जो सिद्धांत दिया हुआ है, उसके वैज्ञानिक का नाम पढ़ना है और वो सिद्धांत किसके लिए दिया गया है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये आगे के 3 से 4 पेज आपको मैं फोटोकॉपी दे दूंगा और बाकी हम इसको करेंगे बंद। बाकी हम सारा काम करेंगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ठीक है बेटा, जो हमारा डिजिटल पैनल बोर्ड है इसके ऊपर अपने पढ़ेंगे। कन्फर्म हुआ? तो चलते हैं बेटा। सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। पादप कार्यकी कहते हैं इसे। पादप कार्यकी, पादप के अंदर जितने प्रकार के भी कार्य संपन्न हो रहे हैं, कौन से कार्य? जितने प्रकार के भी कार्य संपन्न हो रहे हैं, चाहे जैसे उसके अंदर चाहे जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण हो रहा है, जैसे हमने पीछे पढ़ा, चाहे पादप के वायवीय भागों के अंदर भोजन का निर्माण हो रहा है, जड़ों का अवशोषण जो हो रहा है, जो जल का अवशोषण हो रहा है, जल में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जो होते हैं वो घुले हुए अवस्था के अंदर जाइलम के द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है। जाइलम क्या करता है? संपूर्ण खाद्य पदार्थों को पादप के ऊपर पहुंचाता है और पादप के वायवीय भागों के अंदर बेसिकली जो पर्ण होती है, जो लीफ होती है, वो क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण के अंदर या तने के कुछ भाग प्रकाश संश्लेषण के अंदर अपना भोजन बनाएंगे और वो भोजन जो होगा वो पादप की पत्तियों के द्वारा फ्लोएम की सहायता से संपूर्ण भागों में फैलाया जाएगा, वितरण किया जाएगा। ठीक है जी। ये समस्त कार्यों को क्या बोला गया? पादप कार्यकी। क्या बोला गया? पादप कार्यकी। पादप कार्यकी प्लांट फिजियोलॉजी का जो विश्व स्तरीय जनक था उसका नाम क्या है? स्टीफन हेल्स। क्या बोलेंगे? स्टीफन हेल्स बोलेंगे। विश्व स्तरीय जनक है। क्वेश्चन आ जाए, पादप कार्यकी का विश्व स्तरीय जनक कौन है? स्टीफन हेल्स। और यही काम पादप कार्यकी के ऊपर यदि किसी भारतीय के बारे में पूछा जाए तो उसका नाम क्या था? सर जेसी बोस। जेसी बोस का पूरा नाम जगदीश चंद्र बोस। क्या बोलेंगे? जगदीश चंद्र बोस। तो ये भारतीय जनक माने जाते हैं और ये विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं। दोनों कथनों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना। भारतीय जनक के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो आप किसका नाम लोगे? सर जेसी बोस का। विश्व स्तरीय जनक के बारे में पूछा जाए तो आप उसका नाम लोगे? स्टीफन हेल्स का। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि पादप के अंदर जो परिवहन की प्रक्रिया है, परिवहन का मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का, पोषक पदार्थों का, जल में घुली तो घुले हुए लवणों का संवहन या स्थानांतरण की प्रक्रिया जो होती है वो पादपों में 2 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है बेटा? 2 प्रकार से। पहले को क्या बोलेंगे? कम दूरी करने के लिए, कम दूरी के लिए परिवहन। मान लो यहां से यहां तक की दूरी परिवहन हो रही है। अधिक दूरी के लिए परिवहन, मान लो यहां से वहां तक का परिवहन हो रहा है। सुनिए बात ध्यान से। कम दूरी परिवहन और अधिक दूरी के परिवहन हेतु, क्या कम दूरी के परिवहन के लिए आप कार का, जहाज का इस्तेमाल करते हो? साइकिल का इस्तेमाल करते हो? करते हो साइकिल का इस्तेमाल? एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारे बेडरूम से तुम्हारा टॉयलेट, जैसे तुम्हारे बेडरूम से तुम्हारी किचन, क्या तुम वहां पे किसी साधन का प्रयोग करोगे? नहीं करोगे। और सपोज करो कि घर का टॉयलेट बंद हो गया, अब तुम्हें जाना है खुले में, तो क्या लिखा हुआ है? अधिक दूरी हेतु परिवहन। तो यहां परिस्थिति, आप पैदल भी जा सकते हो, आप साइकिल से भी जा सकते हो, और यदि कोई ज्यादा ही अति हुई पड़ी है तो आप बड़े साधन का प्रयोग भी कर सकते हो। ठीक है। और हो सकता है कि रास्ते में जाते जाते आपका परिवहन हो जाए। आगे देखो, कम दूरी के परिवहन है तो शॉर्ट दूरी का एग्जाम्पल देखिएगा। कम दूरी के परिवहन हेतु, खनिज पदार्थों के परिवहन हेतु 2 प्रक्रियाएं संपन्न होती है। इसको बोलते हैं विसरण प्रक्रिया और कोशिका द्रव्य गति। विसरण प्रक्रिया, कम दूरी हेतु विभिन्न खनिजों के परिवहन हेतु कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? विसरण का। इसके अतिरिक्त क्या करोगे? कोशिका द्रव्यी गति। कोशिका द्रव्यी गति का मतलब क्या होता है? मैं बेसिकली बता चुका हूं, पादपों के अंदर कोशिका भित्ति में हमने क्या पढ़ा था? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा सद्रव्य पदार्थों का परिवहन
अपद्रव्य पदार्थों का परिवहन प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, डेस्मोट्यूब्यूल्स के द्वारा, डेस्मोट्यूब्यूल्स के द्वारा, मध्य पटलिका के द्वारा, ठीक है, टाइट जंक्शन के द्वारा, टाइट जंक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्मोट्यूब्यूल्स या विभिन्न प्रकार की नलिकाएं क्या करती हैं? दो विभिन्न कोशिकाओं के मध्य खाद्य पदार्थों का, विभिन्न पदार्थों का परिवहन करवाने में सहायता करती हैं। कंफर्म हुआ बेटा? अधिक दूरी के लिए करवाना है, अधिक दूरी का परिवहन करवाना है तो आप कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करोगे? ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बेटा? ट्रांसलोकेशन। स्थानांतरण करवाना है, निर्धारित स्थल पर करवाना है तो बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। लोकेशन का मतलब निर्धारित स्थल। वो स्थल कौन सा है? जहां पे हमने खनिज पदार्थों को स्थानांतरित करवाना है। तो ये है बेटा जी परिवहन, कम दूरी के लिए, अधिक दूरी के लिए। चलता हूं, हाँ जी। अगला पॉइंट क्या आता है? कार्बनिक पदार्थों का परिवहन। याद रखिएगा स्टीफन हेल्स और जेसी बॉस ने, उनका यह मत था कि विभिन्न पदार्थों के अंदर, विभिन्न पादपों के अंदर कार्बनिक पदार्थों का परिवहन, कार्बनिक पदार्थों का परिवहन हमेशा कैसा होता है? बहुदिशात्मक दिशा हो। इसकी दिशा कैसी होती है बेटा? बहुदिशात्मक। ये कोशिका है, यहां पदार्थ पड़ा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, यहां पर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। ये बहुदिशात्मक परिवर्तन हो रहा है। तो प्रश्न क्या आता है? पादप कार्यकी के अनुसार पादपों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन सदैव होता है, सदैव होता है। कौन से पदार्थों का? अगला क्या क्वेश्चन आया? अकार्बनिक पदार्थों का परिवहन यानी कि जल का परिवहन सर्वदा हमेशा कैसा होता है? एक दिशीय। और कौन करवाता है परिवहन? कौन करवाता है? तो ऊपर का परिवहन कैसा परिवहन है? फ्लोएम द्वारा होने वाला परिवहन। कौन सा परिवहन? भोजन बना केवल पत्तियों में, भोजन बना केवल पत्तियों में, लेकिन पत्तियों से कहां गया? इसको जेब में रख ले इसको। ओ भाई क्या कर रहा है यार? तो टाइम, क्या बड़ा रोल हो गया तेरे टाइम का? टाइम का क्या इसमें रोल हो गया? मेरे को बताओ, टाइम का करना क्या तुमने? तुम्हारी क्लास जब आगे टीचर आएगी मैं अपने आप ही छोड़ दूंगा। अकार्बनिक पदार्थों का परिवहन, जल का परिवहन कौन करवा रहा है? जाइलम करवा रहा है। कैसी दिशा में करवा रहा है? एक दिशा में। जाइलम कभी नीचे नहीं जाएगा, जाइलम जड़ों के द्वारा पादप के वायवीय भागों की ओर स्थानांतरित करेगा इस तरीके से। और जो फ्लोएम के द्वारा जो पर भोजन बना हुआ है वो इधर इधर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, हर जगह फैलाएगा। समझ आ गया? तो कार्बनिक पदार्थ क्या है? कार्बनिक पदार्थ क्या है बेटा? फूड। क्या है बेटा? फूड। अकार्बनिक पदार्थ क्या है? जो कार्बनिक का निर्माण करेगा। क्या करेगा? करेगा, ये निर्माण करवाएगा। वो क्या है? फूड बना है। और फूड को संपूर्ण पादप के वायवीय भागों में फैलाया जा रहा है। ठीक है, फ्लोएम फैलाएगा। दोनों के कथन दोनों समझ में आ गए। कार्बनिक पदार्थों का जब भी परिवहन होता है वो कैसा होता है? बहुदिशात्मक। अकार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण जब भी होता है वो कैसा होता है? एक दिशीय, सिंगल दिशा के अंदर जाएगा। हेल्प कौन करेगा? जाइलम। एग्जाम्पल क्या हुआ? फूड फ्लोएम के द्वारा पत्तियों से द्विदिशात्मक या बहुदिशीय दिशाओं के अंदर जाएगा। कंफर्म है? पादपों में यदि परिवहन की बात करती है तो पादपों में परिवहन स्टीफन हेल्स और जेसी बॉस ने ऊपर वाले प्रकार बताए हैं। और पादपों में परिवहन की प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। ये किसने कहा था? क्रैमर ने। सर्वमान्य सिद्धांत है इसका। ये कैसा मान्य है? ये सर्वमान्य सिद्धांत है जो प्रत्येक पादप के ऊपर फॉलो होता है। प्रत्येक पादप के ऊपर क्या होता है बेटा? ये लागू होता है, करवाना ही पड़ता है। पहला कौन सा है? निष्क्रिय परिवहन। क्या बोलेंगे इसे? निष्क्रिय परिवहन। दूसरा कौन सा है? सक्रिय परिवहन। किस प्रकार का परिवहन पादपों में सबसे ज्यादा होता है? कौन सा परिवहन? स्वतः होने वाला परिवहन।
इसको करवाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसको करवाने के लिए किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती। पादप जो होते हैं वो लगातार निरंतर स्वतः एक निश्चित दिशा के माध्यम से क्या करते रहेंगे बेटा, ये निष्क्रिय परिवहन करेंगे। इसकी मात्रा कितनी लिखी हुई है एनसीईआरटी बोर्ड के अंदर? इसकी मात्रा 96 से 98% होने वाला परिवहन बताती है। पादपों में 96 से 98% जो परिवहन होगा वो किस प्रकार का होगा? निष्क्रिय परिवहन होगा। इसमें अधिक सांद्रता से विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ जो होते हैं वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले स्थल की ओर गमन करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता, इस ऐसे परिवहन को करवाने के लिए किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता, एनर्जी या एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात समझ में आई ध्यान से? क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट वाला कौन सा है? सक्रिय परिवहन। अंग्रेजी में बोलेंगे एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। इसको क्या बोलेंगे? इनएक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। सर्वाधिक कौन सा होगा? इनएक्टिव, निष्क्रिय। कितने परसेंट? 96 से 98%। ये कितना होगा? 2 से 4%। कितना होगा? 2 से 4%। ये अपने आप नहीं होगा, इसको करवाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? एटीपी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये कहां होगा? ये निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन। यहां से पेन यूं डालूं तो हाथ में आ गया, कोई ऊर्जा की आवश्यकता लगी, लेकिन इसको मैं ऊपर फेंकूं तो मुझे बल लगाना पड़ेगा, मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। समझ आ गई बात ध्यान से? बस ये काम है। तो उसके अंदर उसको बोलेंगे सक्रिय परिवहन, जिसमें एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे परिवहन को करवाने के लिए ऊर्जा की खपत होती है, ऊर्जा का यूज करना पड़ता है, जबकि इसमें ऊर्जा का यूज नहीं करना पड़ता। सर्वाधिक कौन सा है? सबसे कम कौन सा है? कितने परसेंट? ठीक है। अब टॉपिक क्या आता है? एग्जाम्पल क्या है? विसरण, सुसाध्य विसरण जलरागी भागों के लिए। जलरागी जो जल स्नेही भागों के लिए, और जल विरागी हाइड्रोफिलिक, क्या सॉरी फोबिक, हाइड्रोफोबिक बोल देंगे उसको, जो जल के प्रति दूर भागता है। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास में क्या आता है बेटा? क्या टॉपिक है हमारा? विसरण टॉपिक है। विसरण अंग्रेजी में कहते हैं डिफ्यूजन। विसरण, विसरित होना, विसरण विसरित होना, डिफ्यूजन। कैसी प्रक्रिया है ये? निष्क्रिय प्रक्रिया है। और क्या बोलेंगे इसे? अनियमित प्रक्रिया है। और क्या बोलेंगे इसे? धीमी प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है? इत्र की शीशी यदि मैं वहां खोल दूं तो धीरे 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 उसकी फ्रेग्रेंस हमारे तक पहुंचेगी, पहुंचेगी ना? तो ये क्या प्रकार है? एक विसरण की प्रक्रिया है जो धीमी प्रक्रिया है। ये 3 ऑप्शन वाला क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। विसरण प्रक्रिया है धीमी, विसरण प्रक्रिया है निष्क्रिय, विसरण प्रक्रिया है अनियमित। 3 बार अलग अलग लेवल में क्वेश्चन आया है। आंसर ये थे, इसके उत्तर ये थे। विसरण की परिभाषा क्या बोलोगे? किसी विलयन में विलायक का, अब आपको पता है, एक मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने लिखा यहां पे विलयन। विलयन किस किस से मिलकर बनता है? आप बोलोगे विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। विलय कौन है? घुलने वाला। विलायक कौन है? घोलने वाला। विलयन क्या है? दोनों का मिला जुला प्रतिरूप। तीनों में शुद्ध कौन है? क्या है विलायक? यहां क्या है? बोल दे, विलय क्या है? विलय क्या है? विलयन क्या है? मीठा पानी। अब ये तो मीठा पानी है, इन दोनों में चीनी कौन और पानी कौन है? ये बताओ। विलायक क्या है?
विलायक हमेशा क्या होता है? जल होता है। क्या होता है बेटा? जो कि अपने आप में खुद क्या होता है? शुद्ध। विलय क्या है यहाँ पे? चीनी, जो अपने आप में क्या होती है? अशुद्ध। और विलीन भी क्या होता है? अशुद्ध। विलीन कभी शुद्ध नहीं होता। शुद्ध क्या है? इसमें से केवल विलायक है। क्या है बेटा? इसमें केवल विलायक है। पानी, पानी क्या है? शुद्ध है। चीनी क्या शुद्ध है? नहीं। विलीन क्या शुद्ध है? बिल्कुल भी नहीं। कंफर्म हुआ? ये तीन चीजें ध्यान में देना। क्या बोल रहा है ये? विसरण की प्रक्रिया किसे कहते हैं? किसी विलीन का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। एग्जाम्पल के लिए गैस, द्रव, ठोस व आयनों में समान प्रवृत्ति पाई जाती है और समान प्रवृत्ति होने के कारण इनकी जो दर होती है वो लगभग विसरण की असमान होगी। ठोस की अलग होगी, द्रव की अलग होगी, गैस की अलग होगी। बात क्लियर हुई ना बेटा? तो इसको बोलेंगे विसरण। क्या बोलेंगे? विसरण। अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की और विभिन्न प्रकार के पदार्थों की जो गमन होगा उसको क्या बोल देंगे बेटा? विसरण बोल देंगे। विसरण की प्रक्रिया में अणुओं की जो ऊर्जा होती है वो किस प्रकार की ऊर्जा लगती है? इसके ऊपर कैसी ऊर्जा लगती है बेटा? गतिज ऊर्जा पाई जाती है। अणुओं के ऊपर पाई जाने वाली ऊर्जा कैसी होगी बेटा? गतिज ऊर्जा होगी। विसरण की गति अथवा दिशा एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। तो सीधी सी बात हो गई कि विसरण प्रक्रिया में विस्तृत होने वाले अणुओं की गति एक दिशात्मक न होकर बहुदिशात्मक तक होती है। तो इनकी जो गति होती है या इनकी जो दिशा होती है एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करती। प्रत्येक अणु क्या करता है? स्वतंत्र गति करता है। तभी तो बोलते हैं एक बड़े से बड़े हॉल में इत्र की शीशी खोल देने पर समस्त अणु को इधर भागता है, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, पूरे कमरे के अंदर उसकी सुगंध फैल जाती है। सुन की बात ध्यान से। उल्टा भी कर लो तो आप इसका, तो तुम्हारी मर्जी है। चाहे इत्र की शीशी खोल दो, चाहे कुछ और खोल दो। हाँ जी। प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक में क्या लिखोगे? नंबर 1 पे क्या भरेंगे अपने? ताप। ताप समानुपाती विसरण। ताप बढ़ने पर विसरण की गति बढ़ जाती है। लेकिन यदि ताप जो होता है एक सामान्य मात्रा से बढ़ जाए तो विसरित होने वाले अणु होंगे जो वो विकृत भी हो सकते हैं और निष्क्रिय भी हो सकते हैं। ये भी बात ध्यान देना। टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर चाहिए अपने को। कमरे के तापमान पर कितना? 37 डिग्री है। कितना? 37 डिग्री, 25 नहीं, 37 डिग्री तापमान तक नॉर्मल टेम्परेचर है। जिस टेम्परेचर को आपकी बॉडी झेल सकती है ना, वहां तक के तापमान को कमरे का तापमान कहा जाता है। बस ये बात दिमाग में रखना पड़ेगी। सुन की बात ध्यान से। किताबों का लिखा मत बोलो आप मत बोलो 25, 24, 26 पता नहीं कहां पढ़ लिया। आप सीधा ये बोलो कि जिस टेम्परेचर को हमारी बॉडी झेलती है ना, वहां तक सामान्य कमरे का तापमान है। वैसे तो कई किताबों में 18 भी दिया हुआ है, कहीं पे 22 भी दिया हुआ है, कहीं पे 28 भी दिया हुआ है। ऐसा मत कहा करो। तापमान बढ़ने पर विसरण की गति क्या होती है? बढ़ती है। घनत्व बढ़ने पर विसरण की दर क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। घनत्व व्युत्क्रमानुपाती 1/, विसरण की दर। घनत्व जैसे बढ़ेगा विसरण की दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। घनत्व कम होगा, विसरण की दर बढ़ जाएगी। अपोजिट होती है इसके, व्युत्क्रमानुपाती है। विसरण दाब की प्रवणता पर भी विसरण की प्रक्रिया निर्भर करती है। विसरण दाब, परफ्यूम की शीशी के अंदर जब आप उसको प्रेशर लगाओगे तो अंदर जो प्रेशर पड़ा हुआ है ना, वो जितना प्रेशर लगाएगा बाहर निकलेगा। और अगर आपने परफ्यूम की शीशी का ऊपर का ढक्कन खोल के बाहर रख दिया, कुछ दिनों के बाद में उसको खिड़काओगे, अकेला पानी नजर आएगा, उसकी हवा कहां चली जाएगी? बाहर निकल जाएगी, उसमें हवा रहेगी नहीं। तो वो छिड़कने के काम नहीं है। अब उसको काम करो, ढक्कन तोड़ दो, उसकी बूंदें डाल दिया करो अपने ऊपर, ठीक है? बस ये काम रह जाएगा इसका। तो यह है विसरण की प्रक्रिया। हाँ जी। विसरण का महत्व किसका चल रहा है बेटा? ये विसरण की प्रक्रिया का महत्व पढ़ना है। सिग्निफिकेंस क्या रोल होते हैं इसके, सुने ध्यान से।
O2 और CO2 यानी कि पादपों के अंदर जो गैसीय विनिमय की प्रक्रिया होती है, यहां कौन सहायता करता है? यहां कौन कर रहा है बेटा? यहां विसरण सहायता करता है। ओके, खनिज लवणों का जो अवशोषण कर रहा है, कौन कर रहा है? अरे कौन कर रहा है बेवकूफो? जाइलम कर रहा है। कौन सी प्रक्रिया से कर रहा है? विसरण की प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। यह भी बात ध्यान देना। अगली चीज, वायुमंडल में जल वाष्प मुक्त करने में, जल वाष्प मुक्त करने में कहां से मुक्त होगी? हाँ जी, हाँ जी, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा। जब ये मुक्त होगी तो ये भी कैसे होगी? विसरण प्रक्रिया के द्वारा होगी। सेकंड पार्ट कौन सा आ गया अपना? दूसरा पार्ट कौन सा पढ़ोगे? पारगम्यता, परमिएबिलिटी। क्या बोलेंगे? परमिएबिलिटी, पारगम्यता, ऐसी परत अथवा माध्यम जो विलय अथवा विलाय के अणुओं को पारण, पारण मतलब पार करने में, पारण मतलब पार करने में रास्ता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करती है। क्या कहलाती है? पारगम्यता। क्या प्रदान करती है बेटा? पारगम्यता। गंदा पानी है, छोड़ो, चाय बनी हुई है, दूध में पत्ती उबाली है, हम छलनी लगाकर साफ साफ दूध नीचे चला जाता है, पत्ती उसके ऊपर आ जाती है। तो पारगम्यता क्या मतलब है? जो पदार्थ उसमें से पारगमित होना चाह रहे थे, होने के लायक थे, वो पारगमित कर गए, बाकी पदार्थ क्या रह गए? ऊपर रह गए। हमारे शरीर के द्वारा जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के विटामिन, विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ का अवशोषण कौन करता है? हमारी आंत करती है हमारे खाने में से। और बाकी खाना बचा हुआ, बाकी खाना बचा हुआ, कार्तिक कह रहे हैं, बाकी खाना बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थों के रूप में हमारे शरीर के द्वारा, मल के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। बात समझ में आई? अब ऐसा थोड़ी है कि मटर का जो दाना था वो मटर पूरा ही आंत खींच लिया। मटर के दाने पूरी आंत तो नहीं खाएगी ना। मटर के दाने में जो पोषक पदार्थ है उसको आंत ग्रहण करेगी विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा। जब हमारा भोजन पेश जाता है, देखो कॉमन से आता है, मुख द्वारा भोजन ग्रहण करने पर हमारे आमाशय के अंदर हमारा जो भोजन है उसके आमाशय के अंदर रहने की समय कितना है? वो है 3 से 3.5 घंटे। और जो पानी होता है, पानी का हमारे आमाशय में रहने का समय है 30 से 35 मिनट। हद मार के कितना टाइम होता है? 35 मिनट। अब लोग क्या करते हैं? खाना खा रहे हैं, बीच में पानी ठोक रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी ठोक रहे हैं। खाने को आपकी आमाशय में कितना टाइम रहना चाहिए था? 3 घंटे रहना चाहिए था। तुरंत आपने पानी पी लिया, अब क्या होगा? वो पानी 35 मिनट के बाद 3 घंटे में होने वाले पाचन को क्या कर देगा? आंत में घुसेड़ देगा। गया आमाशय खाली, क्या बनेगा उससे? गैस तेजाब। क्या वो भोजन पिस चुका है? नहीं पिसा। अर्ध पिसा हुआ भोजन कहां पहुंचा? आंत में। अब लगा लो साहब, भी आंत उसमें से क्या ग्रहण करेगी? कुछ ग्रहण करेगी वो आंत उसमें से? आंत उसमें से पोषक तत्व ले ही नहीं पाएगी। अगर लेगी तो माड़े मोटे लेगी, 5-10% लेगी, बाकी 90% विभिन्न पोषक तत्वों सहित कहां पहुंच गया? बड़ी आंत में। सुबह कहां गया? कौन ग्रहण करेगा? कॉकरोच। संख्या बढ़ेगी उनकी, तेज उनकी। तो क्या आपके शरीर को भोजन लगा? नहीं लगा। क्या बना? एसिडिटी, गैस, तेजाब बना। इसीलिए साइंस कहती है कि खाना खाने से आधा पौना घंटे पहले पानी पी लो। उसके उपरांत खाना खाने के कम से कम 1.5 से 2 घंटे बाद में हमें पानी पीना चाहिए, ताकि हमारा जो भोजन जो है वो लगभग पाचन अवस्था के अंदर आ जाए, पचित हो जाए। तो पारगम्यता, ये जो पारगम्यता है ये हमारी बॉडी में भी पाई जाती है। हमारी आंत, हमारा आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करेगी? जो अपशिष्ट भोजन बचा हुआ है उसमें से पोषक पदार्थों को ग्रहण नहीं करेगी, वो उसमें से पानी खींचेगी। क्या खींचेगी? पानी खींचेगी, उसमें से पानी बाहर निकाल देगी। शुष्क जो अपशिष्ट पदार्थ बचे हुए हैं, नींद आ रही है, अपशिष्ट पदार्थ बचे हुए हैं, बड़ी आंत के द्वारा क्या हो जाएंगे? शरीर से बाहर त्याग दिए जाएंगे। सुनिए बात ध्यान से। तो ये पारगम्यता की सारी कहानी किसकी है? पारगम्यता की है। परमेबिलिटी है ऐसी परत अथवा माध्यम जो विलय और विलाय के अणुओं को पारण या पार करने के लिए रास्ता प्रदान करती है, पारगम्यता कहलाती है। पारगम्यता बेसिकली 4 प्रकार की पाई जाती है। कैसी पाई जाती है बेटा? 4 प्रकार की पाई जाती है। कुछ किताबों में 3 प्रकार की दे रखी है। सबसे पहला काम क्या है? पारगम्य झिल्ली, परमिएबल मेम्ब्रेन, जो पूरी तरीके से पदार्थों को स्थानांतरित क्या कर रही है? ट्रांसफर कर रही है। विलय और विलायक, विलय के पदार्थ क्या है? यहाँ पे
अरे अशुद्ध और विलायक क्या है यहाँ पे? शुद्ध। दोनों पदार्थों को क्या कर रही है? आर पार कर रही है। कौन करेगा आर पार? कौन करेगा? सेल वॉल करेगी। सेल वॉल का घटक कौन कौन से होते हैं? सेल वॉल में क्या क्या पाया जाता है? ये पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में पाई जाती है? पादपों में। तो इसके घटक कौन कौन से हैं? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन इत्यादि। समस्त पदार्थ क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या है? पॉलीसैकेराइड। बस ये बताना था मैंने। सुन की बात ध्यान से, पॉलीसैकेराइड है, बड़े अणुओं को ग्रहण कर लेगी। तो बड़े अणु जितने भी है वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं? एक सतह से दूसरी सतह पे ट्रांसफर चल रहे हैं इनके। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करती है? ये विलायक के लिए पारगम्य है। ये कहती है पानी है, आजा। कहती है विलय, रुक जा, रुक जा, रुक जा। ये विलय को क्या करेगी? रोक लेगी। जल के लिए पारगम्य और विलय के लिए अपारगम्य। एग्जाम्पल, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इसी का दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली, इसी का तीसरा नाम प्लाज्मा लेमा, इसी का चौथा नाम कोशिका कला, इसी का पांचवा नाम कोशिका झिल्ली। इसी के नाम है। इसमें क्या पाई जाती है? चयनात्मक पारगम्यता। ये देखेंगी पहले कि कौन से पदार्थों को मैंने ट्रांसफर करना है, कौन से को नहीं करना है। जब आप प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली के लिए पढ़ते हो तो कहां पढ़ते हो? कौन सी कोशिका के अंदर हमने कोशिका झिल्ली का अध्ययन किया था? क्या आरबीसी में किया था? आरबीसी में ही तो किया था। प्लाज्मा झिल्ली जब जब पढ़ते हो आरबीसी के अंदर पढ़ते हो। बेस्ट एग्जांपल इसका आरबीसी है। इसका सुनगे बात ध्यान से, जो मैंने सिलेबस में पढ़ाई थी। अब कौन सी है? विभेदात्मक या वर्णात्मक पारगम्यता। ये क्या करेगी? इसने कुछ नहीं करना, इसने इतना ही काम करना है। इसने कुल विलय के लिए कम पारगम्य है। मतलब ये करेगी, ये पहले चयन करती है भी ये लायक है, इसको जाने दो, ये नहीं लायक, छोड़ दो इसको। विभेद चयन करती है पहले। ये चयनात्मक, सिलेक्टिविटी, परमेबिलिटी बोलते हैं इसे। सिलेक्टिव करेगी फिर ट्रांसफर करेगी। एग्जांपल क्या बोलोगे इसके लिए आप? टोनोप्लाज्म। क्वेश्चन आता है कोशिका भित्ति में किस प्रकार की पारगम्यता पाई जाती है? बोलोगे पूर्ण पारगम्यता। कोशिका झिल्ली में किस प्रकार की पारगम्यता पाई जाती है? बोलोगे अर्ध पारगम्यता। टोनोब्लास्ट में किस प्रकार की पारगम्यता होती है? बोलोगे चयनात्मक पारगम्यता। लास्ट में क्या कौन है? अपारगम्य। कौन ही जाने दूं? अपारगम्य, अपारगम्य। विलय और विलायक जितने मर्जी हो झक मरा ले, ये ट्रांसफर ही नहीं हो पाएंगे। सुनिए बात ध्यान से, ये जितना मर्जी जोर लगा ले, ये ट्रांसफर हो ही नहीं सकते। क्या बोलेंगे? ना पानी ट्रांसफर होगा, ना कोई घुलित अशुद्ध पदार्थ ट्रांसफर होगा। अपारगम्य है। उदाहरण क्या बोलोगे? उपत्वचा, क्यूटिकल या बार्क। क्या बोलेंगे? छाल, कार्क बोलेंगे। और ये कार्क कौन सा है? रॉबर्ट हुक वाला कार्क, जो शराब की बोतल के ऊपर ढक्कन लगाया हुआ था, वाइन की बोतल के ऊपर ढक्कन लगाया था। क्यों लगाया था? ताकि बाहर वाले सूक्ष्म जीव इसके अंदर ट्रांसफर ना कर सके। ये कारक का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है? क्योंकि समस्त कोशिकाएं मृत हैं। कारक के ऊपर सुबेरिन का जमाव हो चुका है। जब तक चीजें इसमें मृत तक पाए जाएंगे, कोई सूक्ष्म जीव इसके ऊपर वृद्धि नहीं करेगा। यदि इसके ऊपर जीवित पदार्थ होंगे तभी यहाँ पे सूक्ष्म जीव अटैक करेंगे इसके ऊपर। अटैक करने के लिए जगह ही नहीं है हमारे पास में। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक छोटा है, समझ आया होगा। कल हम इसको प्रॉपर दोबारा सुचारू फिर करेंगे। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप सभी का शुक्रिया, सबका धन्यवाद। थैंक यू।